नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 3। तो आइए देखते हैं। दो पदार्थों ए और बी के लिए प्रतिबल विकृति ग्राफ चित्र में दर्शाए गए हैं। इन ग्राफों को एक ही पैमाना मानकर खींचा गया है। दो भाग हैं इस प्रश्न में। भाग ए में किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। हमें बताना है कि इन दोनों में से किस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है, और बी भाग में दोनों पदार्थों में कौन अधिक मजबूत है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये सूत्र देखते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता क्या है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति, अर्थात प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अब हम पहले वाले का उत्तर देते हैं कि ए का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान अधिक है। पहली चीज तो ये डिसाइड कर लिया कि ए का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बी की तुलना में अधिक है। इसका कारण क्या है कि यदि दोनों ग्राफों को देखें, यदि हम इसको भी देखें और इसको भी देखें, तो ग्राफ ए का ढाल स्लोप कहते हैं, जिसे हम ये वाला स्लोप नजर आ रहा है, इसको हम कोण से भी प्रकट करते हैं। ये वाला जो कोण बनता है इसका टेन थीटा ढाल कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो जिसका कोण बड़ा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, उसका ढाल ज्यादा होगा। तो ए का चूंकि ढाल ज्यादा है, बी का ढाल कम है, अतः हम कह सकते हैं कि ए का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक होगा। प्रतिबल वर्सेस विकृति का ग्राफ यंग प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त करता है। इसका जो ढाल है ये किसको प्रकट करेगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक को प्रकट करेगा। तो ये हमारे पहले वाले भाग का उत्तर है। अब आइए हम लोग दूसरे वाले भाग पर चलते हैं कि दोनों पदार्थों में से अधिक मजबूत कौन है। एक बार पुनः हम इन दोनों ग्राफ को देखते हैं। एक्स अक्ष पर विकृति है और वाई अक्ष पर प्रतिबल है, और कहा गया है कि दोनों ग्राफ एक ही पैमाना मानकर खींचे गए हैं। ये प्रतिबल और ये दोनों विकृतियां हैं। अब यदि देखा जाए तो ग्राफ ए में जो ग्राफ जा रहा है उसमें अधिकतम प्रतिबल का मान ये है, और यदि हम बी ग्राफ को देखें तो इसमें अधिकतम प्रतिबल का मान कहीं यहाँ अटेंड करता है। तो हमने सुविधा के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी है। यहाँ पर डॉटेड लाइन जो है ये क्षैतिज लाइन है, और क्षैतिज लाइन बता रही है कि ये इस ग्राफ को टच कर रही है, जबकि बी वाला ग्राफ इस क्षैतिज लाइन से नीचे रह गया। इसका मतलब ग्राफ ए के लिए प्रतिबल का मान ज्यादा है, और जिसके लिए प्रतिबल ज्यादा होगा वो अधिक मजबूत माना जाएगा, क्योंकि प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो जिसके लिए बल और क्षेत्रफल का अनुपात ज्यादा होगा वो पदार्थ अधिक मजबूत माना जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ए का पदार्थ बी की तुलना में अधिक मजबूत है। ये जो ए पदार्थ है ये बी की तुलना में अधिक मजबूत है। यदि दोनों ग्राफ को देखें तो ग्राफ ए के लिए प्रतिबल का मान बी के लिए प्रतिबल के मान से अधिकतम है, उच्चतम मान। प्रतिबल का उच्चतम मान बी के उच्चतम मान से अधिक है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ ए है उस पदार्थ का प्रतिबल या उस पदार्थ को हम अधिक मजबूत कहेंगे। अब आइए हम लोग अभ्यास क्रमांक 4 देख लेते हैं। इसमें कहा है कि निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। पहला कथन है, इस्पात की अपेक्षा रबर का यंग गुणांक अधिक है। मतलब इस्पात की तुलना में यंग का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है। तो इसका उत्तर होगा यह कथन गलत है, क्योंकि समान प्रतिबल के लिए इस्पात की तुलना में रबर में अधिक विकृति उत्पन्न होती है। और जैसा कि हमने अभी प्रीवियस प्रश्न के अंदर देखा है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को प्रकट करता है। तो यहाँ देखिए कि जिसके लिए विकृति का मान ज्यादा होगा उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम होगा। यह कथन गलत है, क्योंकि समान प्रतिबल के लिए, अब हम एक काम करते हैं कि अगर प्रतिबल समान कर दें तो समान प्रतिबल के लिए इस्पात की तुलना में रबर में विकृति अधिक उत्पन्न होगी। सामान्य अनुभव की बात है कि यदि हम रबर और इस्पात को दोनों को खींचेंगे तो उसमें रबर ज्यादा खिंच जाएगा, यानी कि विकृति उसमें ज्यादा होगी। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक को व्यक्त करता है, जैसा कि हमने सूत्र में लिखा है। अतः रबर के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान
कब होगा। तो ये हमारे ए वाले भाग का उत्तर है। कथन दिया गया कथन गलत है। अब आइए अब बात करते हैं बी कथन पर। किसी कुंडली का तनन उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। यह कथन सही है, क्योंकि कुंडली पर बल आरोपित करने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है। आप देखिए किसी भी कुंडली को, कॉइल को हम जब खींचते हैं या दबाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, या तो स्प्रिंग लंबी हो जाएगी या स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी। कुंडली बनाने में प्रयुक्त तार की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता। अगर हम उसके तार की लंबाई की बात करें जो कुंडली को तैयार करने में, स्प्रिंग को बनाने में लगा है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो जब उसमें परिवर्तन नहीं होता तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात ही नहीं होती। यही कारण है कि किसी कुंडली का तनन अर्थात उसको खींचना उसके अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। तो किसी भी कुंडली का तनन जो है वो अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। धन्यवाद।